नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। एएसआई ने लिया 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को डिलिस्ट करने का फैसला। राष्ट्रीय महत्व के न रहने के कारण किया जा रहा है डिलिस्ट। अब इन स्मारकों को नहीं मिलेगा एएसआई का संरक्षण। पाकिस्तान में IARI के उन्नत बासमती चावल किस्मों की अवैध खेती का मामला आया सामने। IARI के वैज्ञानिक हुए सतर्क, मामला बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन का। और इसरो ने हासिल कर लिया एक और मील का पत्थर। POEM-3 मिशन हुआ सफलतापूर्वक संपन्न। मिशन से नहीं पैदा हुआ अंतरिक्ष मलबा। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को डिलिस्ट यानी सूची से हटाने का फैसला किया है। जिन स्मारकों को अब सूची से हटाया जा रहा है उनमें से मुख्य हैं कोस मीनार नंबर 13। यह एक मध्ययुगीन माइलस्टोन यानी मील का पत्थर है। यह हरियाणा के मुजेसर गांव में स्थित है। फिर दिल्ली में 12 खंबा कब्रिस्तान, झांसी जिले में गनर बरकेल का मकबरा, लखनऊ में गऊ घाट में एक कब्रिस्तान और वाराणसी में तेलिया नाला बौद्ध खंडहर आदि को भी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिस्ट से डिलिस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन स्मारकों का सटीक स्थान या उनकी वर्तमान भौतिक स्थिति ज्ञात नहीं है। आइए अब समझते हैं कि केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की लिस्ट से स्मारकों को हटाने का कारण क्या है और डिलिस्टिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले ASI के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बहुत पुराना है, ये आपको पता ही है। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत करना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते और इसके साथ ही यहाँ के इतिहास के बारे में कभी भी कोई साइंटिफिक शोध किया ही नहीं गया है। तो अंग्रेज लग गए तत्कालीन भारत के प्राचीन इतिहास को खंगालने में और इस काम के लिए 15 जनवरी 1784 को ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में एक संस्था बना दी गई और इसका नाम रखा गया था एशियाटिक सोसाइटी। ये कलकत्ता में स्थित थी। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप का पहला व्यवस्थित शोध एशियाटिक सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया। इस सोसाइटी ने प्राचीन फारसी ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा दिया और उसी समय से एक कहावत प्रचलित हो गई, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। बहरहाल इस सोसाइटी के शुरुआती सदस्यों में सर चार्ल्स विल्किंस शामिल थे। इन्होंने 1785 में भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। हालांकि इस सोसाइटी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि की खोज करना और उसको डिकोड करना। इसके बाद जैसे ही ब्राह्मी लिपि का मतलब समझा गया, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकर अंग्रेजों के होश उड़ गए और भारतीय इतिहास के असीमित खजाने का पता चलना शुरू हुआ। इसके बाद जेम्स प्रिंसेप के शिष्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने नेपाल की तराई में पाए गए बौद्ध स्मारकों का विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया। यह सर्वेक्षण आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक चला। इसके बाद तो कनिंघम ने भारत के कई हिस्सों में स्तूपों की खुदाई शुरू की। खास बात यह है कि कनिंघम ने अपनी कई शुरुआती खुदाई के लिए खुद पैसे खर्च किए थे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म की पुरातात्विक खुदाई और भारतीय स्मारकों के संरक्षण की निगरानी के लिए कनिंघम को लगा कि खुद के पैसों से यह काम नहीं चल पाएगा। इसके बजाय एक परमानेंट संस्था की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार कनिंघम के कई सालों के प्रयास के बाद अंततः 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा कानून पारित करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला पुरातत्व सर्वेक्षक कनिंघम को ही बनाया गया। बाद में धन की कमी के कारण 1865 और 1871 के बीच सर्वेक्षण को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लॉरेंस द्वारा फिर से इसे बहाल किया गया और 1871 में सर्वेक्षण को एक अलग विभाग के रूप में पुनर्जीवित किया गया और कनिंघम को इसका पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस तरह आज ASI केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका काम है राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और रखरखाव करना। आपको बता दें कि प्राचीन स्मारकों को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, इन दोनों के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाता है। अब वापस चलते हैं खबर की तरफ। हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि ASI ने 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को डीलिस्ट यानी सूची से हटाने का फैसला किया है।
AMASR एक्ट की धारा 35 में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई भी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष अगर राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं और अब उनका कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गया है, तो सरकार आधिकारिक अधिसूचना के जरिए इन स्मारकों को डीलिस्ट कर सकती है। इस प्रकार ASI द्वारा अभी बताया गया है कि इन 18 स्मारकों का अब कोई भी राष्ट्रीय महत्व नहीं है। ये 18 स्मारक उन स्मारकों की पिछली सूची का हिस्सा हैं जिनके बारे में ASI ने कहा था कि ये अनट्रेसेबल हैं। ये भी जान लेते हैं कि किसी स्मारक को सूची से हटाने का मतलब ये है कि अब इसे ASI द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा और इसका ASI के द्वारा अब रखरखाव नहीं होगा। हालांकि AMASR एक्ट कहता है कि संरक्षित स्थल के आसपास किसी भी प्रकार के निर्माण संबंधी गतिविधि की अनुमति नहीं है, लेकिन एक बार जब स्मारक को डिलिस्ट कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली इस पूरे क्षेत्र में निर्माण और शहरीकरण से संबंधित गतिविधियां आराम से की जा सकेंगी। आपको बता दें कि फिलहाल ASI के दायरे में 3693 स्मारक आते हैं। पाकिस्तान की वजह से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिकों और निर्यातकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। दरअसल पाकिस्तान में IARI के उन्नत बासमती चावल किस्मों की अवैध खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। इस अवैध खेती का पता कैसे चला? हाल ही में पाकिस्तानी बीज कंपनियों और तथाकथित अनुसंधान फर्मों और कृषि सलाहकारों के YouTube वीडियो शेयर किए गए थे। इन वीडियोस में मुल्तान, बहावलनगर और हफीजाबाद जैसी जगहों पर नई हालिया रिलीज्ड IARI की उन्नत बासमती चावल किस्मों पर चर्चा की गई है। इन चावल की किस्मों के नाम है PB 1847, PB 1885 और PB 1886। इस तरह यह पूरा मामला IARI द्वारा विकसित बासमती चावल की उन्नत उच्च उपज वाली किस्मों की पाकिस्तान में कथित बीज चोरी और गैर कानूनी खेती से संबंधित है। इन वीडियोस के सामने आने से भारत में अधिकारियों, खासकर IARI के वैज्ञानिकों को सतर्क कर दिया गया है। देखिए, बासमती चावल केवल भारत और पाकिस्तान में उगाया जाता है और यहीं से पूरी दुनिया में बासमती चावल एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान मुख्य रूप से सुपर बासमती का निर्यात करता है, जो लाहौर के पास काला शाह काकू में चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा पैदा की गई एक उच्च उपज वाली किस्म है। ये किस्म भारत में IARI के द्वारा विकसित PB1 के समान है। अब अगर पाकिस्तान द्वारा बीज चोरी या अवैध चोरी का मामला सच साबित होता है तो यह भारत के बासमती चावल निर्यातकों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। आइए अब समझते हैं कि भारत में IARI के द्वारा विकसित बासमती चावल के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं। भारत ने 2001 में पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया था और IARI की उन्नत बासमती किस्मों को इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। ये रजिस्ट्रेशन केवल भारतीय किसानों को बीज बोने, बचाने, दोबारा बोने, विनिमय करने या बीज साझा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा IARI किस्मों को बीज अधिनियम 1996 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो केवल भारत की सीमाओं के अंदर ही बासमती चावल की खेती को अलाउ करता है। आधिकारिक तौर पर IARI की इन खास बासमती चावल की खेती केवल 7 राज्यों में हो सकती है। ये राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के 2 जिले जम्मू और कठुआ। इसके साथ ही इन किस्मों को जनवरी 2022 में ही भारत के बीज अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। अब पाकिस्तान में भारत के संरक्षित बासमती किस्मों के बीजों की अवैध बिक्री और खेती बौद्धिक संपदा अधिकार IPR का उल्लंघन माना जा सकता है। भारत इस पाकिस्तान की चोरी को दुनिया भर में द्विपक्षीय मंचों और विश्व व्यापार संगठन में उठा सकता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान की इस बीज चोरी से क्या भारतीय निर्यातकों पर नकारात्मक कोई प्रभाव पड़ सकता है? जवाब है फिलहाल तो नहीं। देखिए, अप्रैल-जनवरी 2023-24 की अवधि में बासमती चावल के एक्सपोर्ट में वृद्धि देखी गई है। यदि मौजूदा वृद्धि कायम रही तो मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में करीब 50 लाख टन बासमती शिपमेंट देखी जा सकती है, जिसका मूल्य 45,550 करोड़ रुपए होगा। आपको बता दें कि ये बासमती निर्यात अभी तक का ऑल टाइम हाई निर्यात होगा। वहीं पाकिस्तान का बासमती निर्यात 2021-22 से 2022-23 के बीच कुछ कम हुआ है।
इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में बताया कि इसरो ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। दरअसल PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी POEM-3 मिशन पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने के बाद समाप्त हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खास बात है। सुनने में तो ये एक सामान्य सी घटना लग रही है, क्योंकि इसके पहले इसरो के इससे भी जटिल कई मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस मिशन की खास बात यह है कि इस मिशन ने व्यावहारिक रूप से अंतरिक्ष कक्षा में शून्य मलबा छोड़ा है, यानी इस मिशन ने अंतरिक्ष में भी स्वच्छता कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसरो ने बताया कि यह माइलस्टोन 21 मार्च 2024 को हासिल किया गया था और इस मिशन में PSLV C-58 का इस्तेमाल किया गया। यह PSLV C-58 अपने साथ एक्सपोसैट नामक प्राइमरी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेकर गया था। इस मिशन में पहले सभी उपग्रहों को उनकी वांछित कक्षाओं में स्थापित किया गया, फिर रॉकेट को वापस पृथ्वी की तरफ मोड़ दिया गया, जिससे यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान जलकर समाप्त हो गया और इससे अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की स्पेस डेब्रीज या अंतरिक्ष कचरा पैदा नहीं हुआ। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 एक्सपोसैट मिशन पूरा हुआ था। अंतरिक्ष कचरे का मतलब क्या है? अंतरिक्ष कचरे का मतलब पृथ्वी की कक्षा में स्थित ऐसी मानव निर्मित वस्तुओं से है जो अब किसी काम की नहीं है। इसमें निष्क्रिय उपग्रह, निष्क्रिय रॉकेट और टकराव या अन्य घटनाओं से पैदा हुए मलबे के टुकड़े शामिल होते हैं। अंतरिक्ष में तैरते इन मलबों से नए या पुराने सक्रिय उपग्रहों को खतरा हो सकता है। इनके टकराने से कोई उपग्रह पूरी तरह खराब हो सकता है। कक्षाओं में तैरता अंतरिक्ष मलबा भविष्य के मिशनों के लिए कक्षीय स्लॉट की उपलब्धता को भी सीमित कर सकता है। साथ ही अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा उपग्रह ऑपरेटर्स और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए अंतरिक्ष में वस्तुओं की कक्षाओं को सटीक रूप से ट्रैक करना और भविष्यवाणी करना अधिक चुनौतीपूर्ण बना देती है। देखिए, आने वाले समय में अंतरिक्ष इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है। भविष्य में बड़ी मात्रा में दुनिया भर से उपग्रह छोड़े जाएंगे, इसलिए अंतरिक्ष कचरे का निपटारा दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और इस दिशा में इसरो का POEM-3 मिशन अपनी अंतरिक्ष संबंधी जागरूकता और जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। चलिए बढ़े आगे और पहुंचे रूस। हाल ही में मॉस्को के प्रसिद्ध क्रोकस सिटी हॉल में कई बंदूकधारियों ने जमकर गोलीबारी की थी। इस हमले में कम से कम 143 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। रूस के अनुसार अब तक 4 संदिग्ध बंदूकधारियों सहित कम से कम 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS-K ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले के पीछे यूक्रेनी एंगल की संभावना को भी जाहिर किया। इन्होंने कहा कि कुछ यूक्रेनी लोगों ने इन आतंकवादियों को रूस में प्रवेश करने में मदद की थी। आपको ये भी बता दें कि इस महीने की शुरुआत में पश्चिम एशिया में शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कहा कि ISIS-K अफगानिस्तान के बाहर अमेरिकी और पश्चिमी हितों पर हमला कर सकता है। बहरहाल चलिए जानते हैं कि ISIS-K संगठन क्या है। देखिए, इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS-K 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा था। यह संगठन वर्तमान में ISIS के सबसे सक्रिय सहयोगियों में से एक है। वहीं खुरासान का मतलब क्या होता है? खुरासान का मतलब एक ऐसे क्षेत्र से है जहां कई 100 साल पहले खलीफा का शासन हुआ करता था। आपको बता दें कि प्राचीन खुरासान क्षेत्र में आज के अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्से आते हैं। बहरहाल इस समूह में तहरीके तालिबान TTP से अलग हुए आतंकवादी और मृत ISIS नेता अबू बकर अल बगदादी के प्रति निष्ठा रखने वाले अन्य लोग शामिल हैं। अल जजीरा न्यूज एजेंसी के अनुसार 2018 के बाद से इस समूह की सदस्यता में गिरावट आई है। हालांकि यह अभी भी क्षेत्र में तालिबान के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक है। आपको बता दें कि यह समूह अपनी स्थापना के बाद से कई हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इसमें शामिल है 2021 में अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के दौरान काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला। हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और कम से कम 175 अफगान नागरिक मारे गए थे। फिर 2022 में काबुल में रूसी दूतावास पर आत्मघाती हमला और 2024 की शुरुआत में ईरान के करमान में दोहरे बम विस्फोट, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि समूह ने रूस पर हमला क्यों किया। इस समूह ने कई सालों से रूस में मुसलमानों के साथ कथित दुर्व्यवहार के कारण पुतिन का खुलकर विरोध किया है। वॉशिंगटन स्थित शोध समूह सोफान सेंटर ने बताया है कि ISIS-K का ध्यान पिछले 2 सालों से रूस पर केंद्रित है और यह अपने बयानों में अक्सर पुतिन की आलोचना करता रहता है।
साथ ही रूस ISIS और उसके सहयोगियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भागीदार है और रूस ने सीरिया में ISIS-K के प्रतिद्वंद्वी अफगान तालिबान के साथ संबंध भी स्थापित किए थे। इसके कारण ISIS-K के निशाने पर रूस आ गया है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने बीमा क्षेत्र में कुछ नए नियमों को मंजूरी दी है, जिसके लिए इरडा ने बीमा सुगम बीमा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का मोटिव बीमा क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करना है ताकि 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह पोर्टल ग्राहकों और एजेंट सहित सभी के लिए बीमा से रिलेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर काम करेगा। यूरोपीय यूनियन ने एप्पल, अल्फाबेट और मेटा कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की घोषणा की। आपको बता दें कि यह यूरोपियन यूनियन के नए डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत पहली इन्वेस्टिगेशन होगी। यूरोपीय यूनियन द्वारा यह एक्ट 1 नवंबर 2022 को लागू किया गया था और इन्वेस्टिगेशन का मोटिव ये पता करना है कि क्या इन तकनीकी दिग्गजों ने डिजिटल मार्केट एक्ट का उल्लंघन किया है। यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो यूरोपीय यूनियन टेक कंपनियों पर उनके वर्ल्ड वाइड टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगा सकता है और बार बार उल्लंघन करने पर यह जुर्माना 20% तक बढ़ सकता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी। अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के सरफेस पर लैंडिंग की थी, तो उस साइट का नाम जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल रखा गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की जरूरत है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से खगोलीय अनुसंधान, आउटरीच, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। IAU की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। मीम्स कॉइन आजकल चर्चा में है। दरअसल मीम्स कॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है जिसने पिछले कुछ समय में डिजिटल मॉनेटरी सेक्टर में लोकप्रियता हासिल की है। यह क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर किसी खास मीम कल्चर को फॉलो करती हैं, यानी इनमें अक्सर अनोखे नाम, लोगो और ब्रांडिंग होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो शब्द मीम्स कॉइन डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए बनाया गया था, जो कि शिबा इनु कुत्ते वाला एक लोकप्रिय डॉग मीम है। आजकल टेस्ला जैसी कुछ बड़ी कंपनियां भी इस तरह की क्रिप्टो करेंसी को लेकर खुलापन दिखा रही हैं। 7 देशों इक्वाडोर, भारत, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने फाइनेंसिंग एग्रो केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी फार्म प्रोग्राम शुरू किया। यह प्रोग्राम कृषि में कीटनाशकों और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए है। फार्म प्रोग्राम को ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के वित्तीय सहयोग के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया है, जिसका मेन मोटिव कम और गैर रासायनिक खेती करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देना है। अमेरिका के बाल्टीमोर पोर्ट में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज एक बड़े कंटेनर जहाज से टक्कर के बाद ढह गया। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज 3 किलोमीटर लंबा है, जो कि अमेरिका के पूर्वी तट पर एक मेन नॉर्थ साउथ हाईवे का हिस्सा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि यह ब्रिज पटाप्स्को नदी पर बनाया गया है। यह नदी चेसापिक खाड़ी में गिरती है। चेसापिक खाड़ी मध्य अटलांटिक क्षेत्र में स्थित अमेरिका की सबसे बड़ी एस्चुरी है, जो कि डेलमरवा प्रायद्वीप द्वारा अटलांटिक महासागर से अलग की गई है। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी फार्म प्रोग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फार्म प्रोग्राम को ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के वित्तीय सहयोग के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया है। इक्वाडोर, भारत, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने फार्म प्रोग्राम शुरू किया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, 1785 में भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स या फिर चार्ल्स विल्किंस? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, विश्व जल दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में इसे मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। दूसरा कथन है, वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षित स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी थी।
सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, छठी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से नहीं है? असम, मेघालय, नागालैंड या फिर मिजोरम। सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना अपलोड होती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।